जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैथ की वीडियो देखने को मिल सके। हमने हमारे चैनल पर 12 प्रश्नावली कंप्लीट कर लिए पूरी तरह से। अब हम इसका रिवीजन डेली पर एक क्लास आ रही है, तो हमने पिछली 2-3 वीडियो में प्रश्न वाला 18 और प्रश्न वाला 17 का रिवीजन हमने कर लिया है। जो भी मोस्ट प्रश्न होते हैं एग्जाम में आए हुए हैं या आने वाले हैं, उनका हम अध्ययन अच्छे से कर लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न वाला 2, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। जिसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या। अभी वास्तविक संख्या होती क्या है, संख्या क्या है, इसके बारे में सबसे पहले अपन यहाँ पर जानेंगे। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये प्रश्न वाला है अपने पास 4 नंबर की, जिसका नाम है क्या है? प्रश्न वाला 2, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अपने पास, ठीक है। अब ये जो प्रश्न वाला है हमारे पास 4 नंबर की आती है, जिसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन अपने पास आता है। अभी जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आपको कहीं से भी आएगा इस सिलेबस में ही, लेकिन आपका ये बेसिक नॉलेज होता है कि आपने गणित में पढ़ा तो है, लेकिन आपने क्या पढ़ा है, कितना आपने अध्ययन किया है, इसका गहनता से किया है या नहीं। या कुछ बच्चे होते हैं कि केवल क्वेश्चन आंसर पर ध्यान दे देते हैं, एग्जाम्पल्स नहीं देखते, उसकी थ्योरी नहीं पढ़ते, तो वहां पर वो पीछे 1 नंबर से रह जाते हैं। तो ये 1 नंबर का मैटर यहाँ डिफाइन करता है कि यहाँ पर आपको क्या करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि सबसे पहले अपने पास क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याओं की बात करें कि पहले आते हैं संख्याएं। संख्याएं मूल रूप से अपने पास होती है 2 प्रकार की। अपन बात करें अपने सिलेबस के अनुसार, संख्याएं 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है वास्तविक संख्या, ठीक है, एक होती है वास्तविक संख्या और इसका दूसरा नाम होता है काल्पनिक संख्या। दूसरा नाम होता है इसका काल्पनिक संख्या। इसके 2 भाग हैं। अब हमारे जो कक्षा 10 तक के सिलेबस में हम केवल वास्तविक संख्या का ही अध्ययन करते हैं। अब वास्तविक संख्या में कौन कौन सी आती है, जैसे हम बात करें सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या आती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 आ गया, और ये कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। ध्यान रखना कि उसमें अनंत शामिल नहीं है, अनंत तक जाएगी लेकिन उसमें अनंत शामिल नहीं होगा, तो ये होती है प्राकृत संख्या। अब अनंत शामिल क्यों नहीं है, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे इसकी। और दूसरी होती है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को मैंने बताया कि 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, और ये भी कहां तक चलती है? इन्फिनाइट यानी अनंत तक चलती है। तीसरी आती है मेरे पास पूर्णांक संख्या आती है। कौन सी आती है? पूर्णांक। अब पूर्णांक का सीधा परिभाषा अपन दे कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित होने वाली सभी संख्याएं। अब संख्या रेखा है, अपन ग्राफ बनाते हैं, बहुत हमने ग्राफ बनाए हैं, तो ग्राफ में देखो प्लस की और माइनस की दोनों तरफ संख्या आती है। इधर तो प्लस की इन्फिनाइट आती है और इधर माइनस की इन्फिनाइट आती है। तो यानी अपन बात कहें सरल शब्दों में कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ये पूर्णांक की बात होगी। उसके बाद हम बात करें परिमेय संख्या की। अब परिमेय संख्या क्या होती है? अपन ने बहुत पढ़ा है परिभाषा में कि ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख दे। P होता है अपना अंश और Q होता है अपना हर। जहां Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब बताऊंगा अनंत का महत्व क्या होता है, ठीक है। यहां पर ये कंडीशन आपको दे रखा है कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0, क्योंकि अगर Q का मान 0 हो जाएगा, Q का मतलब हो गया हर। जैसे मान लो मैं 3 में 0 का भाग देता हूं तो उत्तर प्राप्त होगा अनंत। याद रखना, किसी भी संख्या में अपन 0 का डिवाइड देते हैं तो अनंत उत्तर आता है, और यदि 0 में किसी संख्या का डिवाइड देते हैं तो आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो ये अनंत आ गया, और अनंत अपने आप में है ना एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। अनंत अपने आप में क्या कहलाती है? एक अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि प्राकृत संख्या 1 से तो प्रारंभ होती है, अनंत तक चलती है, अनंत तक, लेकिन उसमें अनंत शामिल नहीं होगा, इसलिए ये प्राकृत संख्या कहलाती है। ये पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक और ये परिमेय। अब परिमेय की आपकी परिभाषा पता लगेगी कि ऐसी संख्या जिसको
जिसको हम p बटा q के रूप में लिखते हैं, जहां q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद आती है अपरिमेय संख्या। ये सारे वास्तविक के प्रकार चल रहे हैं, अपरिमेय संख्या आती है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसका अंडर रूट नहीं हो सके, या फिर अपन कहते हैं कि ऐसी संख्या जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन सभी संख्याएं p बटा q के रूप में लिखी जाती है। तो इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकालना असंभव हो, जैसे √3 है, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, इन सभी संख्याओं का अपन वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है, अपरिमेय। अब आपके सामने प्रश्न आएगा कि भाई देखो, जिनका वर्गमूल हो जाए, मान लो 25 है, 25 का वर्गमूल होता है 5 होता है। अब 25 का वर्गमूल हो गया तो इसका मतलब ये क्या होंगी, तो ये याद रखना, यहाँ पर परिमेय की दो परिभाषा बनती है। परिमेय की दो परिभाषा, एक तो वो होती है जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाए, या फिर होती है कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल आसानी से हो जाए, वह कहलाती है कि कौन सी संख्या, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये तो होगी अपनी हमारी वास्तविक संख्याओं की बात। अब है काल्पनिक संख्या। अब देखो, वास्तविक संख्याओं के मुख्य पार्ट यही होते हैं, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। लेकिन जैसे हम बहुत संख्याएं पढ़ते आते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सभी इन्हीं के रूप आते हैं। फिर ये जो मुख्य रूप से प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय पढ़ लिए, ये इसी के अंदर के रूप आते हैं। ठीक है, अब आते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमारे यहाँ पर सिलेबस में है नहीं, लेकिन देखो होती क्या है काल्पनिक संख्या, ऐसी वर्गमूल के अंदर आने वाली संख्या, ऐसी संख्या जो क्या हो, ऋणात्मक हो। ठीक है, अंदर यदि माइनस लग गया ना, तो वह संख्या आपके पास क्या कहलाएगी, काल्पनिक कहलाएगी। चाहे जिसका वर्गमूल होता हो, जैसे आप कहो कि भाई 25 का वर्गमूल होता है, लेकिन 25 के अंदर क्या लग रहा है, ये माइनस का लग रहा है, इसलिए ये भी क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है, तो ये अपने जो पढ़ने जा रहे हैं, अपने पास प्रश्न वाला है वास्तविक संख्या, ये क्या होती है, तो आपको पता लग गया होगा कि अपने दैनिक जीवन में जितनी भी संख्या आई है अपने सामने, वो सभी की सभी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। काल्पनिक की चर्चा जब आप अपर क्लास में जाओगे, कक्षा 11 में जाओगे और आपने मैथ सब्जेक्ट ले लिया, तब वहां पर आपको ये विस्तार से पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन वास्तविक संख्याएं जो अपने पास हैं, ये क्या काम आती है। तो देखिए, सबसे पहले अपने इस प्रश्नमाला 2 में जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसमें सबसे पहले एक प्रमेय आती है। कौन सी प्रमेय आती है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। कौन सी प्रमेय आती है अपने पास, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। देखो नाम बड़ा है, लेकिन ये नाम पूरा कभी नहीं आता है। या तो आपके एग्जाम में क्या आएगा कि विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, अधिकतर विभाजन प्रमेयिका ही आता है कि विभाजन प्रमेयिका से, या फिर आपको दे दिया एल्गोरिथम प्रमेयिका से, या फिर आपको दिया जाएगा यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करते हुए। तो ये प्रमेय होती क्या है, इसको अपन अच्छे से देखेंगे। क्या है अपने पास ये प्रमेय, ध्यान से देखना कि ये प्रमेय क्या काम आती है और क्या होती है। देखो, सबसे पहले अपने पास एक प्रमेय का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये क्या होते हैं, और इसमें एक कंडीशन होती है कि r का मान 0 के बराबर एंड बड़ा हो सकता है और b से छोटा ही रहेगा। अभी क्या होती है, देखो हमने छोटी कक्षा से लेकर अभी तक बहुत भाग दिए हमने। जैसे मैं 25 में भाग दूं 4 का, कितनी बार जा रहा है, 4 छका 24, 6 बार जा रहा है, और शेषफल कितना बच गया बेटा, 1 बच गया। अब ये क्या होते हैं, देखो तो ये जो 25 है ना मेरे पास, ये कहलाता है भाज्य। 25 क्या कहलाता है मेरे पास, भाज्य, और भाज्य को व्यक्त करते हैं अपन a से। ठीक है, 4 कहलाता है मेरे पास भाजक, और भाजक को व्यक्त करते हैं किससे, b से व्यक्त करते हैं। और 6 कहलाता है मेरे पास भागफल, 6 क्या कहलाएगा, भागफल, और भागफल को व्यक्त करते हैं किससे, q से। और 1 कहलाता है मेरे पास क्या, शेषफल, और शेषफल को अपन व्यक्त करेंगे किससे, r से। तो अब आपके सामने सीधा सीधा मतलब क्या निकल गया कि a तो आपके पास क्या हो गया, भाज्य, a तो आपके पास क्या हो गया बेटा, भाज्य हो गया, ये लीजिए, और b आपके पास क्या हो गया, भाजक हो गया। ठीक है, और q आपके पास क्या हो गया, भागफल हो गया, और r को आप कहोगे क्या, शेषफल।
तो ये याद रखना कि भाज्य बराबर भाजक गुणा में, ये गुणा है बेटा बीच में, भाजक गुणा में भागफल और प्लस में शेषफल, ये प्रमेय का होती है। लेकिन अब ये जो कंडीशन आपको दी गई है ना कि r का मान 0 से बड़ा और बराबर है लेकिन भाजक से छोटा रहता है, इसका क्या मतलब है ये अपन देखेंगे इस भाग में। देखो ये जो आपका r का मान है ना शेषफल, ये याद रखना कि या तो 0 प्राप्त होता, भाई मान लो आप 5 का भाग देते तो 25 शेषफल 0 प्राप्त होता, या फिर 0 से ज्यादा कोई नहीं कोई संख्या आती, 0 से कम तो आती नहीं, शेषफल कभी भी माइनस में प्राप्त नहीं होता है, शेषफल हमेशा प्लस में रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जब शेषफल आपका 0 प्राप्त हुआ या 0 से ज्यादा, लेकिन कितना ज्यादा, तो ये याद रखना जो अपना भाजक होता है ना 4, उससे तो कम ही रहेगा, क्योंकि मान लो यहां पर कि 4 शेषफल बच जाता। ठीक है, तो हम क्या करते कि इस 4 का 4 में और डिवाइड देते, 4 एकम 4, यानी जब तक अपन भाग देने में समर्थ हैं तब तक हम भाग देते रहेंगे। इसलिए कंडीशन कहती है कि r का मान आपके पास 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से छोटा ही रहेगा। तो ये हो गई हमारी क्लियर बात। लेकिन अब आपको पूछा जाए कि ये जो प्रमेयिका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये अपने सिलेबस में क्यों आई है और क्या काम होती है, इसका काम कहां पड़ता है, तो ये अपन देखेंगे। देखो ये क्या काम आती है, हमने बहुत सुना है, छोटी कक्षा में हमने बहुत किया है, एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हमने बहुत किया है। ठीक है, लेकिन अब से पहले हम कैसे करते थे कि हम गुणनखंड विधि से इनको हल करते थे। कैसे करते थे कि एक साथ करते थे। मान लो कोई संख्या आपको दे दी जाए कि 13 और 25 आपको दे दी गई, तो अपन क्या करते थे कि एलसीएम तो 13 और 25 का एक साथ करते थे, और उसके बाद हम एचसीएफ जब करते थे तो अलग अलग इनका एचसीएफ करते थे 13 और 25 का। ठीक है, ये तो एलसीएम निकालने की विधि थी और ये एचसीएफ निकालने की विधि थी। लेकिन अब हम बात करें कि यहां पर जो आपको दे रखा है कि देखो कक्षा 10 के सिलेबस में हमको ये तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना। ठीक है, अगर बात की जाए अभाज्य गुणनखंड की, तो हम अभाज्य गुणनखंड से इस जो अलग अलग विधि होती है अलग अलग करने की, जैसे 13 और 25 का दिया गया तो 13 और 25 का अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग से तो हम इनको कर सकते हैं। अब अलग अलग से ही आपको एलसीएम निकालना होगा और अलग अलग से ही आपको क्या निकालना होगा, एचसीएफ। लेकिन बेटा ये तो बात है किसकी, अभाज्य की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की। तो देखो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ना, केवल और केवल हमारे क्या काम आती है, एचसीएफ निकालने के काम आती है। केवल और केवल क्या काम आती है, एचसीएफ निकालने के काम आती है। अब हम इस विधि से एचसीएफ कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। देखो तो आपको प्रमेय तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर शेषफल जो होता है 0 से बड़ा और बराबर लेकिन भाजक से छोटा होता है। अब आपको जैसे एग्जाम में सवाल दे दिया जाए कि हाँ भाई देखो सवाल आपको दिया जाए कि संख्या और आपको दे दिया जाए कितना, 25 और 175 का एचसीएफ याद कीजिए, और वो भी कौन सी विधि से, प्रमेयिका से। किससे, प्रमेयिका से आपको एचसीएफ याद करना है। लेकिन अब देखो अपन कैसे याद करते हैं इसका एचसीएफ, वो ध्यान से देखेंगे। अपन एचसीएफ याद करेंगे तो सबसे पहले प्रमेयिका का उपयोग करेंगे अपन। प्रमेयिका अपने पास क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान है 0 से बड़ा और बराबर लेकिन भाजक से छोटा है। अब देखो इसका हल करते हैं, सॉल्यूशन अपन देखेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको ये देखना है कि 175 और 25 में बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए 175 अपने पास बड़ी संख्या होती है और वो भी किससे बड़ी है, 25 से बड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 175 में 25 का डिवाइड देना है, और 25 छक्का भाग करे 25 छक्का 150, 25 पंजे 125 और 25 सात 175। लेकिन ये तो पूरा पूरा ही जा रहा है, तो हम देखो कोई संख्या चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने किया यहाँ पर 135 कर देते, हम कितना कर देते हैं, 135 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 135। 25 और 135 का कीजिए तो ये 135 बड़ी है ना। अब देखो कैसे करते हैं, अब हम भाग देते हैं 135 में। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 5 बार चला गया, शेषफल क्या बच गया बेटा, 10 बच गया।
अब देखो सीधा सीधा तरीका मिला कि मैंने आपको बताया अभी कि ये तो होता है ए, 135 तो क्या होता है ए, 25 क्या होता है मेरे पास बी, और ये क्या बच गया मेरे पास क्यू, और ये क्या बच गया मेरे पास आर बच गया। ठीक है, अब इनको रखते कैसे है, देखो ध्यान से सुनना कि हमने 135 में 25 का भाग दे दिया ना। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब इसकी आगे अपन जांच करने वाले हैं। तो देखो चरण फर्स्ट, आपका चरण फर्स्ट हो जाएगा। कैसे होगा बेटा, ये देखो कि 135 इज इक्वल टू, क्योंकि ए है ना मेरे पास और ए का मान कितना है बेटा 135, जैसा जैसा परमे में दे रखा है वैसे मैं उतारते जाऊंगा। बी का मान कितना है मेरे पास 25 है, बी का मान 25 है, और क्यू का मान कितना है 5 है, और आर का मान मेरे पास कितना है 10 है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहां पर एचसीएफ अभी मेरे पास नहीं आया है, क्योंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। शेषफल आपका जो प्राप्त हुआ है वो अभी 0 के बराबर नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना, इसलिए हमारी प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं होती है। लेकिन अपन अब चले आगे तो चरण 2 की बात करेंगे। तो देखो चरण 2 की बात करें, चरण नंबर 2, जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक अपन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, आगे जब जाओगे तो 135 और 25 में देखो 135 का कोई काम नहीं रहता है और 5 का कोई काम नहीं रहता है, काम रहेगा आगे या तो 25 का या फिर 10 का। ठीक है, तो देखो 25 में और 10 में बड़ा कौन है, 25 बड़ा है, तो सीधी सी बात हो गई कि 25 में हमको भाग देना है किसका, 10 का भाग देना है, 10 दूना 20, और शेषफल बचेगा बेटा 5 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा 5, शेषफल मेरा बच जाएगा। तो यहां पर उसी की तरह लिख देंगे, पर में क्या है मेरे पास a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है 25 है, बी कितना है 10 है, क्यू कितना है 2 है, और शेषफल कितना है 5 है। ठीक है, तो यहां पर भी देखो बेटा हमको पता लगा कि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। शेषफल यहां पर भी 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम सहारा किसका लेंगे, चरण थर्ड का सहारा लेंगे, क्योंकि जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक हम छोड़ेंगे थोड़ी इस सवाल को, हमारा लक्ष्य जो पूरा नहीं हो पाता जब तक हम छोड़ नहीं सकते इसको। ठीक है, आगे है तो 25 भी नहीं जाएगा और 2 भी नहीं जाएगा, क्या बचेगा 10 बचेगा और 5 बचेगा। तो बताइए 10 और 5 में बड़ा कौन है, 10 है। ठीक है, तो भाग देते हैं। देखो यहाँ पर 10 में 5 का भाग दिया, 10 में 5 का भाग दिया, 5 दूना 10 और शेषफल आ गया बेटा 0। यहां हम जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 10 इक्वल टू 5 गुणा 2 प्लस में 0। तो यहां क्या लिखोगे, शेषफल इज इक्वल टू 0, शेषफल इक्वल टू 0। तो यहां आपकी प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो अतः आपको अब पूछा जाए कि एचसीएफ कितना होगा बेटा, तो आप तुरंत बताओगे एचसीएफ। ध्यान रखना, जिस भाग में जिस चरण में शेषफल 0 आ गया, जिस चरण में शेषफल 0 आ गया, जिस भाग में शेषफल 0 आ गया, वहां का जो भाजक रहता है, वहां का जो बी रहता है, वो उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो ये आपका एचसीएफ कितना आ गया बेटा, एचसीएफ आपका आ गया 5 आंसर आ गया। ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा 3 नंबर का, तो आपको ये तुरंत सवाल टिक करके और आपको 3 नंबर आपको देखिए चला जाएगा। ठीक है, तो ये होती है अपनी संख्या एचसीएफ ज्ञात करने की। जैसे अपन एक सवाल और देख सकते हैं, तो देखिए सवाल एक और देखते हैं। जैसे आपको दिया जाए कुछ छोटा सा और समझ में आ जाएगा आपको, देखो ना, एक सवाल और करते हैं अपन। संख्या आपको दे दी जाए, क्या आपको दे दी जाए संख्या 24 और 220 दे दी जाए। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको देखो सीधा समझाऊंगा केवल, है ना। पर मैं क्या है मेरे पास a बराबर बी क्यू प्लस में r है। तो देखो सबसे पहले अपन 220 में 24 का भाग देंगे, 220 में 24 का भाग दिया, 24 एकम 24, 24 पंजे कितना हो गया 24 चौक 96, और 24 को अपन ने गुणा किया किससे, 8 से गुणा किया, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 3 19 192, उसके बाद भाग दिया 216, 24 नाम 216, और कितना बच गया 4। तो यहां देखिए क्या करने वाले हैं, 220 इज इक्वल टू 24 गुणा में 9 प्लस में शेषफल क्या बच गया बेटा 4 बच गया। ठीक है, अब हम करते हैं, देखो ये कोई जरूरी फिक्स नहीं है, एक बात दिमाग में बैठा लेना कि कोई जरूरी नहीं है हर सवाल चरण 3 में खत्म होगा या चरण 2 में खत्म होगा। चरण आपका 1 में भी खत्म हो सकता है और चरण आपका 5-6 तक भी जा सकता है, क्योंकि मैंने परिभाषा में कहा कि एचसीएफ जब ही निकालोगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए, चाहे चरण 1 में क्यों ना आ गया हो और चाहे चरण 10 तक करते रहो। ठीक है, तो यहां देखो अपन क्या लिखेंगे कि शेषफल
इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ है, तो प्रक्रिया आगे चलेगी। तो ये तो था चरण फर्स्ट था। अब ये चरण मेरे पास सेकंड, चरण नंबर 2। चरण सेकंड की बात करें तो देखिए 220 नहीं जाएगा, 24 में सॉरी 9 भी नहीं जाएगा, क्या क्या जाएगा, 24 जाएगा और 4 जाएगा, 4 छका 24, शेषफल 0। तो अपन क्या करने वाले हैं यहां पर देखिए चरण 2 में 24 गुणा, सॉरी गलत हो गया, क्या करेंगे अपन, 24 बराबर 4 गुणा 6 प्लस में 0। तो जिस चरण में शेषफल 0 आ जाए उस चरण का जो भाजक रहता है, भाजक क्या था मेरे पास यहां पर 4 था, तो यह आपका आंसर आ गया 4। तो एचसीएफ निकालने का तरीका आपको प्रमेयिका से अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो ये एचसीएफ निकाल लिया हमने, और कौन सी विधि से, प्रमेयिका से एचसीएफ निकाल लिया। ठीक है, ये हमारा प्रमेयिका से एचसीएफ निकालना समाप्त हो गया। तो आप ना जो भी आपके क्वेश्चन आ जाए, आपके प्रश्नमाला 2.1 में है कि जो भी आपको प्रश्न दे रखा है आप उनको तुरंत हल कर सकते हैं। ठीक है, प्रमेयिका से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये तो थे प्रमेयिका से। अब यदि आपको पूछा जाए, आ जाता है एग्जाम में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या करना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्योंकि ध्यान रखना बच्चों, अभाज्य गुणनखंड से हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं कि जैसे आपको कोई एग्जांपल दिया जाए, कैसे देखो कि आपको दे दिया जाए 24 और 36 का क्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का ज्ञात कीजिए। तो देखो अभाज्य गुणनखंड की बात ही है, छोटी कक्षा में हम बहुत करते थे, कैसे एलसीएम निकालते थे जब तो हम एक साथ करते थे। ठीक है, लेकिन ये तरीका आपका इस समय गलत होगा। आपको क्या करना है, इधर 24 का करना है और इधर 36 का करना है। तो 2 का डिवाइड दिया कितनी बार गया, 12 बार, 2 का दिया 6 बार, 2 का दिया 3 बार और 3 का दिया 1 बार। ठीक है, इधर 2 का भाग दिया 18 बार गया और 2 का भाग दिया 9 बार गया, और ये 3 का दिया 3 बार और 3 का दिया 1 बार। ठीक है, तो यहां देखते हैं अपन 24 का गुणनखंड आपको क्या प्राप्त होता है, 2 की घात 3 और गुणा में 3 की घात 1, और 36 का आपको क्या प्राप्त होता है, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। ठीक है, अब पहले निकलता है HCF, पहले क्या निकलता है बेटा, HCF निकलता है। HCF जब हम बात करें HCF की, तो HCF होता है न्यूनतम कॉमन फैक्टर। देखो आधार में देखिए दोनों का 2 बराबर है, तो यहाँ पर आधार में 2 की घात कितनी है 2, और यहाँ कितनी है 2 की घात 3। तो कम कौन सा है इनमें से, इनमें कम कौन सा है, 2 की घात 2। तो HCF आपका 2 की घात 2 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 3 में देखते हैं, 3 की घात 1 और इधर 3 की घात 2 है, तो गुणा में आ जाएगा 3 की घात 1। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 2 दूनी 4 और 4 दिए 12। ये तो एचसीएफ आ गया। यदि आपको एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम क्या करेंगे, देखो इसमें होता है कि अधिकतम घात वाला, और चाहे फिर दोनों में मिलो चाहे मत मिलो। ठीक है, तो देखो पहली बात है दोनों में 2 मिल रहा है, तो अधिकतम घात कितनी है, 2 की घात 3 है और गुणा 3 की घात 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। लेकिन देखो अब आपको एक आसानी होगी कि यदि आपको कोई 2 पूर्णांक दे दिया जाए, ऐसे 2 पूर्णांक, 3 नहीं, जैसे आपको ये और दे दिया जाए कि और 42 का भी कीजिए, तब ये जो आपका तरीका मैं बताऊंगा वो नहीं लगेगा। यहाँ पर यदि आपको 2 ही पूर्णांक दे दिया जाए, चाहे कोई से भी दे, आप उनकी जांच कर सकते हैं। कैसे कि 24 को 36 से गुणा करोगे और 12 को 72 से गुणा करोगे। ठीक है, कैसे करेंगे, ये इसका फॉर्मूला भी होता है कि जब अपने पास 2 पूर्णांक होते हैं तो कैसे करते हैं। देखो 2 पूर्णांकों का या दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा में HCF। ठीक है, तो दोनों पूर्णांक क्या क्या थे मेरे पास, 24 और 36 थे, बराबर एलसीएम क्या क्या आया, एलसीएम तो 72 आया और HCF कितना आया 12 आया। तो गुणा करते हैं, देखो 24 को 6 से गुणा करेंगे तो 24 पंजे 24 का कितना हो गया, 6 चौका 24, 24 का 144 और 24 से 72, 72 और 14 कितना होता है
ये हो गया 864। इधर देखते हैं 12 दूना 24, 12 7 84 और 2 86। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं 864 इक्वल टू 864 आ गया तो ये समझ लेना आपका ये सवाल सही था। ठीक है, ये सवाल आपका सही था। अब हम करते हैं, देखो आगे जैसे अपन बात करें, ये तो दो पूर्णांकों की हो गई। अगर आपको देखो छोटा सा सवाल एक और दे दी जाए 3 पूर्णांक वाला और ये कहा जाए कि भाई इन तीनों का क्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम एचसीएफ और ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैं आपको दे दिया 6, 72 और 120। तो 6 का करेंगे अपन, तो 6 का किया, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 72 का किया, 2 का किया 36, 2 का किया 18 और उसके बाद 2 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया कितनी बार गया, 1 बार किया। ऐसे ही अपन 120 का कर लेते हैं बेटा। 2 का भाग दिया 60 आ गया, 2 का भाग दिया 30 आ गया और उसके बाद 15 आ गया और भाग देंगे अपन 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 आ गया। ठीक है, अब कैसे करते हैं देखिए, ध्यान से सुनना। 6 का तो टुकड़ा कितना हुआ, 2 गुणा 3 हुआ। 72 का टुकड़ा कितना हुआ, 2 की घात 3 और 3 की घात 2। और 120 का टुकड़ा कितना हुआ, 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। ठीक है, यहाँ पर एक एक लगा देंगे। अब हम निकालते हैं एचसीएफ और दूसरा एलसीएम। क्या क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। कैसे निकालेंगे, एचसीएफ तो वो होता है जो तीनों में मिले, तीनों में 2 मिल रहा था लेकिन कम घात, 2 की घात 1 आ गया। तीनों में 3 मिल रहा है तो भी कम घात, 3 की घात 1 आ गया, 2 की घात 6, 2 तिया 6 हो गया। एलसीएम कैसे आता है बेटा, देखो मिलो चाहे मत मिलो वो तो आएगा लेकिन अधिकतम घात आएगा। 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, अधिकतम घात कितनी है, 2 की घात 3 है। ठीक है, 3 की घात कितनी है, 3 की घात 2 है लेकिन 5 भी तो आएगा इसमें, क्योंकि 5 मिलो चाहे मत मिलो आएगा। एलसीएम में तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 72, 72 पंजे कितना होता है बेटा, 360 होता है। तो ये आपका एलसीएम और ये आपका एचसीएफ हो गए हैं। क्या क्या हुआ कि देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर पढ़ा वास्तविक संख्याएं पढ़ लिया, वास्तविक संख्याएं होती है, फिर काल्पनिक संख्या होती है। उसके बाद हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा कर ली और फिर उसके बाद हमने क्या किया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में पढ़ लिया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ठीक है, मैंने आपको मतलब समझा दिया सारा। उसके बाद हमने एक सवाल किया था 25 और 135 का, क्या आया था, एचसीएफ निकालना। उसके बाद हमने देखा 24 220 का आया था। फिर हमने अभाज्य गुणनखंड किया, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकाला, एलसीएम और एचसीएफ निकाला था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जांच करी कि 2 पूर्णांक का गुणनफल कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद हमने एक 3 अंकों का, अब यहां याद रखना कि यहां पर आपकी जांच नहीं हो सकती है, यहां आप जांच नहीं कर सकते कि भाई देखो अभी जो सूत्र लिखवाया मैंने ये लिखवाया था ना, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, या पूर्णांक 2 पर ही लागू होता है या 3 पर लागू नहीं होगा, 6 और 72 पे लागू, 6 72 120 पे लागू नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कितने पूर्णांक आ गए, 3 पूर्णांक आ गए। ठीक है, तो ये देखो बेटा हमने एचसीएफ निकालना सीख लिया है। एचसीएफ हमने किस विधि से निकाला, एक तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से निकाला और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हमने प्रश्नमाला 2 के जो भी हमने मोस्ट प्रश्न थे, जैसे यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालना और अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, यूक्लिड एल्गोरिथम पर में क्या होती है, इन सब का हमने अध्ययन यहाँ पर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल सके और आप अच्छे से अध्ययन कर सके। धन्यवाद।